प्रेमी आत्मा मारीचिका सेकंड पार्ट। अब तक आपने सुना कि दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ और एक बहुत ही गुप्त राज्य नागोनी हो रहा है, जहां राज्य करने वाले राजा से लेकर उसके मंत्री, ओझा और यहां तक कि वहां की प्रजा भी सभी बहुत खूंखार और दरिंदे हैं। इनमें से केवल कुमार है जो इस बस्ती में रहने के बाद भी दिल रखता है। कुमार राजा तेम्बुहोरा से बंधक 7 साल के लड़के को उसे गोद लेने की अनुमति देने के लिए कहता है। अब आगे तेम्बु ने अपने मंत्री को उस लड़के को सभा में लाने के लिए कहा। कुछ समय बाद वो लड़का सभा के बीचों बीच खड़ा था। क्या ये वही लड़का है कुमार? तेम्बु ने कुमार की ओर देखते हुए पूछा। जी सरकार, यही है। कुमार इतना कहकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। तेम्बु ने उसी पल अपने मंत्री सुकेत को कुछ इशारा किया। सुकेत ने उस लड़के की पीठ पर जोर से लात मारी। वो पेट के बल जमीन पर गिर पड़ा। तब तेम्बु खड़ा हुआ और उस लड़के की गर्दन को पैर से दबाने लगा। इतने में सुकेत एक जलती हुई छड़, जिसके एक ओर पकड़ने के लिए लकड़ी का हत्था था और दूसरी तरफ लोहे की जाली से कोई निशान बना हुआ था, मोहर जैसा। सुकेत ने वो मोहर वाली छड़ तेम्बुहोरा को पकड़ा दी। उस बेरहम इंसान ने वो मोहर उस 7 साल के बच्चे की पीठ पर लगा दी, जिससे वो बेहोश हो गया। कुमार ये नज़ारा देखकर सहम गया। उसे लगा अब सरदार उसकी जान ले लेगा और ये सोचकर वो कांपने लगा। कुछ देर तक सभा में शांति रही। फिर तेम्बु बोला, कुमार, तुम हमारे वफादार हो और तुमने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए हमने फैसला किया है कि लड़का तुम्हें दे दिया जाए। परंतु एक बात का ख्याल रखना, अगर इसने भागने की कोशिश की या भविष्य में कभी भी इसकी वजह से नागोनी होरा के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई तो इसका अपराधी तुम्हें माना जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? कुमार की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वो हाँ में जोर जोर से गर्दन हिलाते हुए बोला, सरदार, आप दयालु हैं, आपने दास पर कृपा की। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मुझे आपके हर शब्द याद रहेंगे। मैं आज से पूरे तरीके से इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आपकी बार बार जय हो। तेम्बु कुमार से अपनी प्रशंसा पाकर बहुत खुश हुआ। वो बोला, कुमार, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और मैं इस लड़के से भी खुश हूँ। जिस तरह से इसे इतने समय तक यातनाएं दी गई, फिर भी ये जिंदा रहा और हर यातना को बहुत ही बहादुरी के साथ इसने झेला। इस बात में कोई शक नहीं कि ये बहादुर है, इसलिए आज से मैं इसका नाम सुभ्रत रखता हूँ। वहां मौजूद सभी लोगों ने राज्य की प्रथा के हिसाब से बार बार सुभ्रत के साथ कुमार का नाम लेकर सुभ्रत कुमार कहकर उसे मान्यता प्रदान की। फिर सभा खत्म हो गई। इस तरह से कुमार को अपना बेटा मिला। आज भी कुमार इस बात को नहीं भूला है और इस घटना के बाद वो राजा तेम्बु का और भी अधिक विश्वास पात्र बन गया। सुभ्रत आज भी बचपन में उसके सामने हुए नरसंहार को सपने में देखता है और जब भी उसे ये सपना आता है तब वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर कई कई दिनों तक सो नहीं पाता। इस बात के बारे में उसने आज तक कुमार या कुमार की पत्नी को कुछ नहीं बताया। ऐसी ही एक रात एक बार फिर सुभ्रत को वही सपना दिखाई देता है और वो बेचैन होकर उठ जाता है। कुछ देर बिस्तर पर बैठने के बाद फिर टहलने के इरादे से घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दूर चलते चलते वो उस जगह पहुंचता है जहां बचपन में उसे घोड़े और बैल के साथ बांधा जाता था। अक्सर जब भी रात में उसे नींद नहीं आती या वो बहुत बेचैन महसूस करता है, तब इस जगह आ जाता है। यहाँ कुछ देर बैठने से उसे असीम शांति का अनुभव होता है। यहाँ से कुछ दूरी पर राजा तेम्बुहोरा का महल है और उस महल से लगा हुआ एक खंडर के जैसा घर है जो वहां के ओझा हरेन तांत्रिक गिरी का अड्डा है। महल में आज रौनक है क्योंकि आज शाम को ही तेम्बु अपने मंत्री और कुछ लड़ाकों के साथ 3 दिन बाद एक तीर्थ यात्रियों के जत्थे को लूट कर आया है। वो अपने साथ बहुत सा सामान, सोना चांदी और कुछ दुर्लभ मूर्तियां, साथ ही 8 लड़कियों को भी लेकर आया है। आज पूरी रात महल में जश्न होगा जिसकी तैयारी उसके बाबा कुमार ने ही की है। रात भर नाच गाने का शोर होगा और बीच बीच में उन लड़कियों की चीखें भी आती रहेंगी जिन्हें आज लूट के सामान के साथ लेकर आए। महल का जश्न अपने पूरे जोरों पर था। तभी सुभ्रत को हरेन के घर से एक बेहद ही भयानक चीख सुनाई पड़ती है, जो कि आम बात नहीं थी क्योंकि इस तरह के जश्न में लड़कियों की चीख सुनाई देना एक आम बात है, पर इस तरह से किसी पुरुष की चीख, वो भी इतनी भयानक, उसने आज तक नहीं सुनी। वैसे भी महल में अगर जश्न है तो हरेन को भी वहां होना चाहिए। वो इस वक्त घर पर ऐसा क्या कर रहा है? सुभ्रत के मन में अंदेशा आते ही सहसा उसके कदम हरेन के खंडरनुमा घर की ओर चल पड़े। सुभ्रत सदे कदमों से बिना कोई आवाज किए हरेन के घर के पास मौजूद एक पेड़ पर चढ़ गया।
क्योंकि वो खंडर ऊपर से कई जगह से टूटा हुआ था, तो पेड़ पर चढ़कर आसानी से उसके अंदर देखा जा सकता था। सुब्रत आधे से अधिक दूरी तक पेड़ पर चढ़कर एक ऐसी डाली पर धीरे धीरे आगे की ओर सरकने लगा जो सीधे हरेन के घर के ऊपर तक जाती थी। कुछ ही समय में वो डाली के छोर तक पहुंच गया। अब आसानी से घर के अंदर देखा जा सकता था। उसने देखा हरेन पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर अपनी दोनों टांगों को सामने की तरफ फैलाए हुए है और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ जमीन पर संतुलन बनाने के लिए टेके हुए है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है। हरेन एक मांसल शरीर का स्वामी है। उसका रंग बिल्कुल काला है। चेहरे पर नाक बहुत ही बड़ी है, ऐसा लगता है कि उसे अलग से लगाया गया हो। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं। उसके शरीर की बनावट, उसका रंग, चेहरे पर अजीब सी नाक और लाल लाल आंखों की वजह से वो वैसे ही बहुत भयानक दिखता है। उस पर वो इस समय अपने घर पर नंगा, पसीने से नहाया, जिस बेढंगी मुद्रा में बैठा है, उसे देखकर सुब्रत भय से कांप गया। हरेन लगातार कुछ मंत्र बुदबुदा रहा है। अचानक उसके सामने एक गुलाबी रंग का धुआं उठने लगा, जिसने कुछ देर बाद ही एक स्त्री का रूप ले लिया। इस स्त्री के रूप का बखान शब्दों में करना असंभव है। उसका रंग दूध की तरह साफ था, किसी दाग या धब्बे से रहित। बड़ी बड़ी आंखें, पतले गुलाबी होठ, छोटे छोटे और सुंदर कान, सुराही जैसी गर्दन, पतली कमर, वक्ष बहुत ही उन्नत और ठोस दिखाई दे रहे थे। नितंब पर्याप्त उभार लिए कमर से कुछ ज्यादा ही बाहर उभरे हुए थे। उसकी कमर पर फूलों की करधनी है, कानों में भी फूलों के ही कुंडल हैं। फूलों की एक बड़ी और सुंदर माला को वो अपने ऊपरी वस्त्र के रूप में पहने है, जो उसके वक्ष स्थल की गोलाइयों को छुपाने का असंभव प्रयास कर रही है। कमर के नीचे गुलाबी रंग का एक पारदर्शी दुपट्टा इस तरह लपटा हुआ है जैसे जरा सा भी झटका देने पर वो जमीन पर आ जाएगा। इतनी सुंदर और मादक स्त्री सुब्रत ने कभी स्वप्न में भी नहीं देखी थी। वो स्त्री कुछ समय तक अपनी मादक भाव भंगिमा से हरेन को जोश दिलाती रही और फिर धीरे धीरे हरेन के पास आने लगी। तभी एक बार फिर वही चीख सुनाई दी जिसे सुनकर सुब्रत यहाँ तक आया था। उसने देखा कि एक राक्षस जैसे आकार का बहुत बड़ा प्राणी, जिसके 2 दांत बाहर निकले थे, वो उस स्त्री और हरेन के बीच में प्रकट हो जाता है। हरेन के उत्तेजित लिंग से उसे पकड़कर उठा देता है। एक बार फिर वो उसी तरह से चीखता है, पर आश्चर्य था कि हरेन, जो कि सिर्फ अपने लिंग के सहारे लटका था, वो मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर दर्द या पीड़ा का कोई अंश तक नहीं था। हरेन अभी भी रुक रुक कर कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। वो राक्षस जैसा आदमी अभी भी हरेन को उठाए हुए है, पर अब वहां वो स्वर्ग की अप्सरा के समान लगने वाली स्त्री नहीं थी। शायद डर कर जहां से आई थी वहां चली गई। अब राक्षस हरेन को छोड़ देता है और उसके सामने बैठ जाता है। फिर हरेन मछली और शराब उसके सामने रखता है, जिसे वो राक्षस एक बार में ही खत्म कर देता है और वहां से चला जाता है। हरेन अब कपड़े पहनकर घर से निकलकर राजा के महल की ओर चला जाता है। आखिर कौन थी वो सुंदर हसीना और वो खूंखार राक्षसी दानव कौन था? सुनसान रात में पूजा पाठ की आड़ लेकर हरेन करता क्या है, और क्या सुब्रत इसका पता लगा पाएगा, या इसे जानने के चक्कर में किसी बड़े और खतरनाक परेशानी में पड़ जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला पाठ, प्रेमी आत्मा मारीचिका।